एक पुल का निर्माण कार्य चला हुआ था सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर। तभी वहां पर एक इंजीनियर आता है और वहां पर एक बेहद ही खूबसूरत मजदूर महिला काम कर रही थी। अब यहाँ पर जो इंजीनियर होता है वह उस मजदूर महिला को देखता है और एक दो बार वहाँ पर आने के बाद एक दिन उससे कहने लगता है कि चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अब इस बात को सुनकर वह मजदूर महिला उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि वह उसके साथ उसके घर चली जाती है। लेकिन घर जाने के बाद जो इन दोनों के साथ हुआ है उसके बारे में जिसको भी पता चला वही पूरी तरह से हैरान रह गया। क्या हुआ था इन दोनों के साथ, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतो और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के पटना के पास ही में एक गांव होता है, जिस गांव के अंदर एक किरण नाम की लड़की रहा करती है। लड़की अपनी माँ और अपनी दादी के साथ रहा करती है। उनके घर में कोई भी मर्द नहीं है कमाने वाला, तो इसी वजह से जो किरण होती है वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए खुद से मेहनत मजदूरी का रास्ता चुनती है। पास ही में पटना के जो गंगा नदी होती है उस पर एक पुल के कार्य चल रहा था, जो कि गवर्नमेंट बेस पर था, लेकिन वैसे लोकल मजदूरों को वहां पर आने के लिए बुलाया गया था। अब इसीलिए जो किरण होती है वह मजदूरी तो किया ही करती है और वहां पर मजदूरी कुछ ज़्यादा मिल रही थी, तो इसी वजह से जो किरण होती है अपना भी नाम वहां पर लिखवा देती है और जैसे ही काम चलता है तो वहां पर काम करने के लिए जाने लगती है। किरण जो कि अपने काम से काम रखा करती है, मेहनत और ईमानदारी से काम किया करती है और उसे किसी से कोई भी मतलब नहीं होता। इसी वजह से जितने भी मजदूर वहां पर काम किया करते हैं किरण से इज्जत से बात किया करते हैं और उसका सम्मान भी किया करते हैं। किरण देखने में बेहद ही खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा जवान है और वह मेहनत और ईमानदारी से वहां पर अपना काम करती रहती है। दरअसल यहाँ पर जो किरण है उसकी ज़िंदगी केवल इतनी नहीं थी जितनी आपको दिखाई दे रही है, उससे भी बहुत कुछ ज़्यादा थी। आज से काफ़ी साल पहले किरण की भी शादी हुई थी और शादी होने के बाद वह भी अपने पति के घर गई थी, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जो उसका पति होता है वो पूरी तरह से एक शराबी होता है और शराब पीकर उसे कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगता है। अब स्टार्टिंग में तो किरण कैसे भी करके घर को बसाना चाहती है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां इतनी विकट हो जाती हैं कि एक दिन मजबूर होकर किरण को वो घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि पति शराब के नशे में उसे इस दुनिया से विदा करना चाहता था। अब रात में तो उसने जैसे तैसे करके अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और वह बच गई थी, लेकिन दूसरे दिन सुबह उठते ही उसने अपने ससुराल वालों से बोल दिया कि इसके साथ मैं इस तरह से तो नहीं रह सकती, अगर ये शराब छोड़ता है तो बिल्कुल से मैं इसके साथ रह लूंगी, वरना बेशक से मुझे इसके साथ नहीं रहना। तो जो ससुराल वाले होते हैं वो तो कहते हैं कि बेटी कहेंगे इससे ये छोड़ देगा, लेकिन वहीं पर जो लड़का होता है उसका पति जिसका नाम रंजीत होता है वह साफ साफ मना कर देता है, कहता कि तुझे छोड़ सकता हूं लेकिन शराब नहीं छोड़ूंगा। इस बात को सुनकर किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो कैसे भी अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन उसके बाद वह वहां से वापस लौट आती है और जब अपनी माँ और अपनी दादी को ये पूरी बात बताती है तो वो दोनों कहती है कि कोई बात नहीं बेटी, जब हम दोनों यहाँ पर रह रही हैं तो तुम्हारा भी समय व्यतीत हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। किरण यहाँ पर रहने लगती है और कुछ दिनों बाद मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। अब जब वह उस पुल के निर्माण कार्य में काम कर रही है तो वहां पर जब एक दिन इंजीनियर साहब आते हैं, इंजीनियर जो कि सरकारी इंजीनियर है जिसका नाम आदित्य होता है, वह वहां पर आते हैं। तो आने के बाद जब वे निरीक्षण कर रहे थे तो उसी समय उनकी नज़र किरण पर पड़ती है। किरण जो कि अपने काम से काम रखा करती है और बिल्कुल मेहनत से काम कर रही थी। उन्हें देखकर इंजीनियर साहब को बहुत कुछ महसूस होता है, लेकिन फिलहाल वे इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं देते और देखभाल करके काम की वहां से वापस लौट जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जैसे इन बातों को 3 से 4 दिन बीतते हैं तो 3-4 दिन बाद अचानक से फिर से इंजीनियर साहब आते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ 2 बच्चे थे। उनका एक लड़का था जिसकी उम्र 5 साल थी और एक बेटी थी जिसकी उम्र 8 साल थी। अब दोनों बच्चों को अपने साथ ले आए थे और अक्सर इंजीनियर साहब ऐसा करते रहते थे, क्योंकि यहाँ पर जो इंजीनियर साहब है उनकी जो पत्नी थी वह भी काफ़ी दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और उसके बाद वह अपने बच्चों का भरण पोषण खुद ही किया करते हैं। लेकिन जब कभी उनके घर पे ख्याल रखने वाली जो आया होती है वह छुट्टी पर रहा करती है तो वह अपने बच्चों को अपने साथ लेकर आ जाया करते हैं। तो ऐसे आज भी जो आदित्य होता है वो अपने दोनों बच्चों को लेकर उसी साइट पर आ जाता है जहां पर उसका काम चला करता है और जैसे बच्चे आते हैं तो आने के बाद यहाँ पर इधर उधर खेलने लगते हैं। लेकिन
चूंकि कंस्ट्रक्शन साइट थी तो वहां पर खतरा भी हो सकता था और इसी खतरे को भांपते हुए जो किरण है वो एकदम से उन बच्चों के पास जाती है और कहती है कि बेटा देखो यहाँ पर खतरा है और थोड़ा ध्यान से खेलो। उसके बाद बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो ऐसे ही खेल रहे थे, लेकिन किरण को इस बात का डर रहता है और इसी वजह से वो उनके पीछे पीछे उनकी सेफ्टी के लिए घूमने लगती है। इधर यहाँ पर जो आदित्य होता है वह भी इस बात पर गौर देता है और देखने लगता है कि चलो अच्छा है, ये ध्यान रखेगी तो बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। ऐसा सोचकर वह अपने काम को करता रहता है, लेकिन तभी अचानक से जो इंजीनियर साहब का बेटा था 5 साल का, वह कीचड़ से भरे हुए गड्ढे में गिर जाता है और जैसे वो गिरता है तो एकदम से जो किरण है वह भी उसके पीछे पीछे उस कीचड़ के गड्ढे में अंदर जाकर उस बच्चे को बाहर निकालती है। कहती है कि मैंने मना किया था ना, इस तरह से मत खेलो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं, तुम्हें साफ करते हैं। ऐसा कहकर वह उसे अपनी गोद में उठाती है। उसके खुद के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, लेकिन वो बड़े ही प्यार से उसे ले जाकर पास ही में जो पानी रखा हुआ था उससे उसके कीचड़ को साफ करती है। इंजीनियर साहब ये सब कुछ देखते हैं और देखने के बाद मन ही मन बहुत सारी बातें सोचते हैं। इधर जो इंजीनियर साहब की बेटी है वो भी उसके पास घूमती घूमती आ जाती है और यहाँ पर जब वो बच्चा अच्छी तरह से साफ हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर उसके कपड़े गीले हो गए थे, लेकिन जो किरण होती है वह अपने पास से अपनी शॉल को निकालकर उसे लपेट देती है और उसे थोड़ी सी गर्माहट देने के लिए अपनी गोद में ही बिठा लेती है। थोड़ी देर में बच्चे को नींद आ जाती है और उसके बाद लगभग आधे घंटे तक लगातार बच्चा उसी की गोद में सोता रहता है। इंजीनियर साहब सब कुछ अपनी आंखों से देखकर चुपचाप इधर उधर अपना काम कर रहे थे और जैसे बच्चा इस बार जगता है तो जगने के बाद कहने लगता है, अब मेरे पापा कहाँ हैं। इसके बाद ममता जो होती है उसे गोद में लेकर ही इंजीनियर साहब के पास जाती है और कहती है कि आपको बुला रहा है। उसके बाद इंजीनियर साहब पूछते हैं बताओ बेटा क्या हुआ, तो वो कहने लगता है कि पापा मुझे भूख लगी है। अब इस बात को सुनकर जो इंजीनियर साहब होते हैं वो देखने लगते हैं कि इधर उधर तो कोई मार्केट भी नहीं है, तो वो कहता है कि बेटा अभी थोड़ी देर में तुम्हारे जब कपड़े सूख जाएंगे ना तो उसके बाद हम लोग घर चलेंगे, तो उसके बाद तुम्हें खाना खिला दूंगा, यहाँ पर तो कोई ऐसी जगह भी नहीं है। लेकिन तभी जो किरण होती है वो कहती है कि साहब अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो यहीं थोड़ी सी दूर एक दुकान है और उस दुकान से बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए मैं ले आती हूँ और उसे खाकर कुछ देर के लिए इनकी भूख शांत हो जाएगी। अब पहले तो जो आदित्य होता है वो मना करता है, कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, रहने दो, वहां पर जाकर खा लेंगे, लेकिन बच्चे इस बात की जिद करते हैं और उसके बाद जो आदित्य होता है वह भी इस बात के लिए मान जाता है। ममता उस बच्चे को इंजीनियर साहब की गोद में सौंपती है और उसके बाद वहां से सीधा पास ही की दुकान जो कि 400 मीटर दूर है वहां पर जाकर उन बच्चों के लिए खाने के लिए कुरकुरे वगैरह या फिर बिस्कुट वगैरह ऐसी चीजें ले आती है। उन्हें लाकर वह उन बच्चों को दे देती है और बच्चे बड़े ही चाव से उन चीजों को खाते हैं। अब तक कपड़े भी सूख गए थे और कपड़े सूखने के बाद वह अपने हाथों से आदित्य के बच्चे को वह कपड़े पहनाती है। अब कपड़े पहनाने के बाद यहाँ पर जो बच्चा होता है वह उसे थैंक यू आंटी बोलता है और इस बात को सुनकर किरण को बड़ी खुशी होती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। बच्चे फिर से खेलने लगते हैं और थोड़ी देर बाद इंजीनियर साहब के जाने का समय हो जाता है। लेकिन जब इंजीनियर साहब अपने बच्चों को गाड़ी में बिठा लेते हैं आदित्य और उसके बाद जाने लगते हैं तो उसके बाद किरण को अपने पास बुलाते हैं, कहता है कि यहाँ पर आओ। उसके बाद यहाँ पर जो किरण होती है वह उनके पास जाती है और कहती है कि हाँ साहब बताओ। तो उसके बाद जो आदित्य होता है वह अपने पास से 500 रुपये निकालता है और कहता है कि ये लो, तुमने पैसे खर्च किए थे ना बच्चों को सामान दिलाने के लिए, तो इनको रख लो तुम अपने पास। लेकिन किरण यहाँ पर मना कर देती है, कहती है कि नहीं साहब इतने पैसों के नहीं आए थे और फिर भी बच्चे तो भगवान का रूप हुआ करते हैं। मैंने ये पैसे इसलिए खर्च नहीं किए थे ताकि इन पैसों को आप मुझे दे सको, बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगा करते हैं, तो इसीलिए मैंने इन पैसों को खर्च कर दिया, मैं ये पैसे बिल्कुल भी नहीं ले सकती। ऐसा कहकर किरण वहां से चली जाती है और आदित्य भी इस बात के लिए ज्यादा फोर्स नहीं करता और मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को लेकर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जब फिर से इस बार जो इंजीनियर साहब आदित्य होते हैं वह उस साइट पर आते हैं तो उसी समय कुछ मजदूर झुंड बनाकर एक जगह खड़े हुए थे और देखने से लग रहा था कि कोई ऐसी वैसी बात हो गई है। इंजीनियर साहब फौरन से अपनी गाड़ी को लगाते हैं, लगाने के बाद वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो किरण है वह बुरी तरह से दर्द से तड़पड़ा रही है और यहाँ पर वह बता रही है कि काफी देर से इसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है जिसकी वजह से इसकी आंखें भी नहीं खुल पा रही हैं। अब जब आदित्य देखता है तो उसके बाद कहता है कि आप लोग हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए, तो वो कहते हैं कि साहब एम्बुलेंस को फोन तो किया है लेकिन अभी आई नहीं है, अब क्या करें, गरीबों की सुनता कौन है।
इस बात को सुनकर जो आदित्य होता है वो थोड़ी देर कुछ सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, आप ऐसा करो, इसे मेरे गाड़ी में बिठाओ और एक जन आप में से भी साथ में बैठ जाना, हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। यहाँ पर जो मजदूर होते हैं वह उनका साथ देते हैं और साथ देने के बाद किरण को उठाकर उस गाड़ी में बिठा दिया जाता है और साथ में एक और मजदूर उनके साथ बैठ जाता है। सभी के सभी फौरन से हॉस्पिटल जाते हैं और अब तक ये बात कहीं ना कहीं से उसकी माँ और दादी को भी पता चल गई थी, यानी कि किरण की माँ और दादी को भी पता चल गई थी। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद जो इंजीनियर साहब होते हैं उनका चेकअप वगैरह करवाते हैं और उन्हें पहले तो पेन रिलीफ का कोई ट्रीटमेंट दिलाते हैं। टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट आने में थोड़ी देरी थी और तब तक थोड़ा सा पेन उनका कम भी हो गया था। यहाँ पर जो आदित्य होता है वह डॉक्टर साहब के पास जाता है और पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या लग रहा है आपको। तो उसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि देखने से तो लग रहा है कि शायद किडनी स्टोन का दर्द है और हो सकता है इसकी इनकी किडनी में कोई स्टोन वगैरह बन रहा हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो आदित्य होता है वह किरण के पास जाता है और वहाँ पर उससे पूछता है कि अब तुम्हारी हालत कैसी है। तो किरण कहती है कि साहब अब तो ठीक है, आप ही मुझे यहाँ पर लेकर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना मैं आज शायद इस दुनिया को छोड़कर चली जाती। ऐसा कहकर वह उसके सामने हाथ जोड़ लेती है, लेकिन तभी आदित्य कहता है कि नहीं नहीं, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था और इसमें कोई भी ऐसी हाथ जोड़ने वाली बात नहीं है। उसके बाद जो आदित्य होता है वह जैसे ही बाहर निकलता है तो तभी किरण की माँ और उसकी दादी वहां पर आ गई थी और वह पूछती हुई आ रही थी कि किरण कहाँ है। तभी यहाँ पर आदित्य उन्हें लेकर किरण के पास आता है और किरण को जब उसकी दादी और माँ देखती हैं तो एकदम से किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहाँ पर दादी और माँ की भी आंखों में आंसू आ गए थे। सभी लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि बेटी ये क्या हो गया। तो उसके बाद कहती है किरण की माँ पता नहीं न जाने क्या हो गया, ऐसा दर्द मुझे आज तक नहीं हुआ है। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब भी रिपोर्ट को लेकर वहीं पर आ जाते हैं और वहां पर आने के बाद कहते हैं कि देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपकी दरअसल किडनी में स्टोन बन गया है और उसे ना ऑपरेशन से निकालना होगा, क्योंकि ऐसे वैसे वो निकलने वाला नहीं है, अगर छोटा होता तो दवाइयों से निकल आता। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो किरण की माँ होती है वो पूछने लगती है कि साहब कितने पैसे खर्च होंगे ऑपरेशन में। तो उसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वो बताने लगते हैं कि ऑपरेशन के लिए आपको लगभग 35,000 रुपए चाहिए होंगे अगर आप सादा ऑपरेशन करवाओगे, और अगर लेजर वाला करवाना है तो लगभग 60,000 रुपए का खर्च आएगा। इस बात को सुनते ही यहाँ पर किरण की माँ और दादी एकदम से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, और आप ऐसा करो फिलहाल कोई दवाई दे दो जिससे दर्द ना हो और हम लोग बाद में कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं और तब आपको बता देंगे। इस बात को सुनकर डॉक्टर साहब भी उनकी हालत को समझता है और कहता है कि ठीक है दवाई तो मैं दे देता हूं, लेकिन दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ना है और फिर से ऐसा ही दर्द हो सकता है। इसके बाद किरण को दवाइयां दी जाती हैं और दवाइयां देने के बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वह उनके हाथ में बिल थमाते हैं जो कि 4,000 रुपए का था। लेकिन वहीं पर आदित्य खड़ा हुआ था और वह उस बिल को अपने हाथ में लेता है और कहता है कि अम्मा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस बिल को मैं पे कर दूंगा, आप अपनी बेटी को लेकर मेरी गाड़ी में बैठो, मैं वहीं पर आ रहा हूं। ऐसा कहकर आदित्य बिल को पे करता है और पे करने के बाद दवाइयों के साथ किरण को उस गाड़ी में बैठाकर सीधा उसके घर ले जाता है। और घर जाकर जब वह किरण को उस घर में छोड़ता है तो घर की हालत को देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि किरण का घर काफी ज्यादा जर्जर हालत में था और उसके अंदर कोई भी मर्द दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद यहाँ पर जो आदित्य होता है वह किरण की माँ को बाहर बुलाता है और उससे बातचीत करने लगता है। कहता है कि माँ जी आपके घर में कोई मर्द नहीं है क्या, जिस वजह से आपकी बेटी को इस तरह से काम करना पड़ रहा है। तो इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो किरण की माँ है वो अपनी आंखों में आंसू ले आती है और आंसू लेकर उसे पूरी कहानी बता देती है। कहती है कि किरण के पिता उसकी शादी के बाद इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और उसके बाद जब किरण वहां पर रहने लगी तो उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया और उसके बाद वह यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आने के बाद उसने घर की जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठाई और कहा कि माँ मैं वहां पर कभी नहीं जाऊंगी, उससे इसका तलाक हो चुका है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो आदित्य होता है वह सोच विचार करने लगता है और कहता है कि ठीक है, अच्छे से ख्याल रखना और जल्द से जल्द इनका पूरा इलाज करवाओ ताकि इनको कोई भी परेशानी ना हो सके। ऐसा कहकर आदित्य वहां से अपनी गाड़ी लेता है और गाड़ी लेकर अपने घर आ जाता है। लेकिन जैसे ही 2 से 3 दिन बीतते हैं तो 2-3 दिन बाद वह फिर से अपने बच्चों को लेकर वहां पर आता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर किरण नहीं आई थी। अब जब यहाँ पर किरण नहीं आई थी तो उसके बाद वह सोचने लगता है कि शायद हो सकता है वो बीमार हो गई हो, इस वजह से नहीं आई है और इसी वजह से वह जल्दी से अपना काम निपटा कर वहां से वापस लौटने लगता है। लेकिन तभी अचानक से जब वह उस गांव की बाहरी सड़क से लौट रहा था तो उसी दौरान किरण, उसकी मां और उसकी दादी किरण को लेकर सड़क किनारे बैठी हुई थी, क्योंकि इसे फिर से बहुत जोर से दर्द हुआ है और इस दर्द की वजह से यह बुरी तरह से परेशान है और वह डॉक्टर साहब के पास जाने के लिए रुकी हुई थी, क्योंकि जो दवाइयां डॉक्टर साहब ने दी थी उनसे कोई भी असर नहीं हो रहा था।
इसके बाद वो लोग वहां पर किसी गाड़ी की राह देख रहे थे कि कोई सवारी आकर उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचा दे, लेकिन तभी आदित्य की नज़र उन लोगों पर पड़ जाती है और उसके बाद अपनी गाड़ी रोककर उनसे पूछने लगते कि क्या हुआ माँ जी, आप लोग यहाँ पर ऐसे कैसे। लेकिन तभी किरण की तरफ इशारा करते हुए वो कहने लगती कि बेटा, बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और फिर से हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, क्योंकि इस बार और कोई रिलीफ दे देंगे तो उसके बाद ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जो आदित्य होता है वो किरण, उसकी माँ और उसकी दादी को सभी को उस गाड़ी में बिठाता है और बिठाने के बाद सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद जब डॉक्टर साहब देखते हैं तो देखने के बाद आदित्य की तरफ इशारा करके कहते हैं कि मैंने आपको कहा था ना कि इसका और कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन तो करवाना ही होगा, लेकिन आप लोग नहीं माने और आपने दवाई ले ली। अब बताओ अब क्या करना है। अगर यहाँ पर एडमिट करना है तो ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन से ही इस दर्द से छुटकारा मिल सकता है। अब जो दादी और किरण की माँ होती हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं और देखती हुई बहुत कुछ सोच रही थी। लेकिन तभी जो आदित्य होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं साहब, आप ऑपरेशन करो, कोई भी परेशानी नहीं है। किरण का ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन होने के बाद उसे डॉक्टर साहब जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं और सारा के सारा पैसा आदित्य ने खर्च किया था। आदित्य फिलहाल तो अपने बच्चों को घर छोड़ आया था, लेकिन उसके बाद जब किरण अच्छी तरह से ठीक हो जाती है, यानी कि उसे डिस्चार्ज होने में 1-2 दिन ही बाकी थे, तो उसके बाद अपने बच्चों को उनसे मिलाने के लिए लेकर आता है, क्योंकि बच्चे भी जिद कर रहे थे। उन्हें पता था कि आंटी की तबीयत खराब है और आंटी को वो अच्छी तरह से जान पहचान रहे थे। तो इसी वजह से जब उसके बच्चे आते हैं तो बच्चे उसके लिए चॉकलेट लेकर आए थे और कहते हैं कि आंटी ये लो आपके लिए, ये हमारी तरफ से तोहफा है। इस बात को देखकर किरण बड़ी खुश होती है और कहने लगती है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है मेरे लिए और आप लोगों ने ना बहुत अच्छा किया जो आप लोग आ गए, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी। इसके बाद वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं और बातों के दौरान जो आदित्य के बच्चे होते हैं वह किरण की माँ की तरफ इशारा करके कहने लगते हैं कि आंटी ये कौन है। तो उसके बाद किरण कहती है कि ये मेरी माँ है और वो जो वहाँ पर बैठी हुई है वो मेरे पिताजी की माँ थी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से मायूस हो जाते हैं और किरण पूछती है कि क्या हुआ, आप लोग इस तरह से मायूस क्यों हो गए। तो उसके बाद यहाँ पर जो बड़ी बेटी होती है वो कहने लगती है कि कुछ नहीं, हमें भी मम्मा की याद आ गई। अब इस बात को सुनकर किरण हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्यों, क्या आपकी मम्मा नहीं है क्या घर पर जो आपको मम्मा की याद आ गई। तो उसके बाद वहाँ पर दोनों बच्चे रोने लगते हैं और कहते हैं कि मम्मा तो काफ़ी दिन पहले हमें छोड़कर भगवान जी के पास चली गई। ऐसा कहते हुए बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये सब कुछ देखकर किरण की आंखों में भी आंसू आ गए थे। बाहर खड़ा हुआ आदित्य जो ये सब कुछ सुन रहा था उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद वह अंदर आता है बच्चों को संभालने के लिए। लेकिन उससे पहले जो किरण होती है वह उन्हें अपने गले से लगाती है, कहती है कि बेटा इस तरह से आंखों में आंसू नहीं लाया करते, अम्मा आपको देख रही होगी और देखने के बाद जब तुम ऐसे रोता हुआ देखेगी तो उसके बाद क्या सोचेगी, वो परेशान होंगी ना, ऐसे चुप हो जाओ बिल्कुल से। ऐसा कहकर वह उन्हें चुप तो करा देती है, लेकिन जैसे ही बच्चे चुप होते हैं तो दोनों एक साथ से कहने लगते हैं कि आंटी आपको देखकर हमें अम्मा की याद कम आया करती है, क्या आप हमारे साथ हमारे घर चल सकती हो। अब इस बात को सुनकर किरण एकदम से हैरान हो जाती है और आदित्य की तरफ देखती है पहले तो, और उसके बाद अपनी माँ और दादी के तरफ देखती है। अब माँ और दादी जब ये देखते हैं कि इसने इसका इलाज करवाया है और बच्चे घर जाने के लिए कह रहे हैं तो उसके बाद वो हाँ में सर हिला देते हैं। और इसके बाद जो आदित्य होता है वो भी कहने लगता है कि देखो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो अभी तो ऑपरेशन के बाद कुछ दिन तुम्हें बिस्तर में रहना होगा, तो वहां पर मैंने नौकरानी भी लगा रखी है, अपनी माँ और दादी को क्यों परेशान करती हो, मेरे घर में चलो, वहां पर तुम्हारी देखरेख भी हो जाएगी। उसके बाद जो किरण होती है वह भी बच्चों की तरफ देखकर इस बात के लिए हामी भर देती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। वहां पर कुछ दिन रहने के बाद वह जब बच्चों का ख्याल रखती है अच्छी तरह से और बच्चे भी उससे खुश रहते हैं तो आदित्य अपना प्रस्ताव रख देता है। और उसके बाद किरण कहती है कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, यानी कि आदित्य ने शादी के लिए पूछा था, तो इसके लिए आपको मेरी मम्मी से बात करनी होगी। यहाँ पर आदित्य के व्यवहार के बारे में उसे पता था और जब आदित्य किरण की माँ से पूछता है तो वो भी कहती है बेटा अगर तुम हमारी बेटी को अपने साथ रख सकते हो तो हमें इससे कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे साथ साथ ये भी अपनी जिंदगी को ऐसी बर्बाद कर रही है। उसके बाद किरण और आदित्य दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो लोग एक खुशनुमा जीवन आज तक भी व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।